चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है। कल हमने लास्ट टॉपिक किया था कि अगर पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं किसी नए पार्टनर के आने से या जाने से, रिटायरमेंट या डेथ हो गया, एडमिशन हो गया, सो चेंजेस के बाद भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एकदम सेम रहेंगे अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट करके डिफरेंट कर दें, नॉर्मली वो सेम ही रहेंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। कि पार्टनर्स के क्या रिलेशन है विद कंसर्न टू थर्ड पार्टी। देखो सबसे पहले तो क्या बोला है यहाँ पे, पार्टनर जो है वो फर्म के लिए क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। देखो क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म जो भी बिजनेस करती है, ठीक है, उसके लिए एक्चुअली काम तो कौन करेगा, पार्टनर। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि पार्टनर फर्म के लिए क्या है, एजेंट। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। तो फर्म जो काम कर रही है, फर्म अपने बिहाफ पे जो काम किससे करवा रही है, पार्टनर ही तो करेगा वो काम को। तो अल्टीमेटली पार्टनर क्या हो जाएगा, फर्म के लिए एजेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, नॉट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टनर देमसेल्फ। पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या ट्रांजैक्शन होते हैं वो अलग बात है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फर्म कोई ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी के साथ कर रही है। तो उस केस में थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचे तो पार्टनर फर्म का एजेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने किसके साथ डील किया, पार्टनर के साथ किया ना, मतलब अल्टीमेटली फर्म के साथ किया। और पार्टनर फर्म के लिए क्या मान लिया जाएगा, एजेंट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। अब देखो एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, अलग से बोल के या लिख के बताना किसी चीज को कि ये आपके पावर्स है, ये आपकी ड्यूटीज है। और इम्प्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो चीजें होंगी होंगी। तो हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी पावर्स पार्टनर के पास में, अथॉरिटी मतलब पावर, कौन कौन सी पावर्स पार्टनर के पास में होंगी, मानी जाएंगी कि यार ये सारी पावर्स तो इम्प्लाइड है कि एक पार्टनर के पास होंगी ही होंगी। ठीक है, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। पार्टनर के पास जो भी अथॉरिटी है, मतलब जो भी पावर है, यानी वो जो भी काम कर रहा है, अगर वो उस काम से फर्म को बाइंड कर देता है, फर्म को बाइंड कर देता है का क्या मतलब है कि वो जो काम कर रहा है वो उसका काम फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब बेसिकली उसने काम कर दिया तो फर्म ये नहीं बोल सकती कि भाई हम तो नहीं मानते काम को। अगर वो काम आपके पार्टनर ने किया है, फर्म उसके लिए लायबल मानी जाएगी। ठीक है, मान लो अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो क्या फर्म लायबल है, हाँ वो फर्म ने लोन लिया है, ऐसा माना जाएगा। सो बेसिकली क्या बोला है, पार्टनर अपनी एक्ट से, अपने कामों से फर्म को बाउंड कर रहा है। मतलब बेसिकली जो है वो अपना जो भी काम करेगा पार्टनर, उससे लायबल कौन मानी जाएगी, फर्म। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बट इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट एम्पावर्स हिम। अब देखो ये जो टॉपिक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि पार्टनर के पास कुछ कुछ इम्प्लाइड पावर्स होती हैं, लेकिन ये वाले सारे कामों की इम्प्लाइड पावर नहीं है। यानी अगर उसको इसमें से कोई काम करना है ना तो उसके पास एक्सप्रेस पावर होनी चाहिए। एक्सप्रेस पावर होने का मतलब है डीड में या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि उसके पास ये वाली पावर है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट नहीं मानेंगे कि आपके पास ये पावर्स, करेक्ट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वाली सारी इंप्लाइड पावर नहीं है। अब देखो पहला, सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस टू आर्बिट्रेशन। फर्म के रिगार्डिंग कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली कोई भी डिस्प्यूट, कोई झगड़ा, कोई केस है तो हम कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना। अब तुमने एक सुना होगा, एक तो कोर्ट में जाते हैं और एक होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो होता है वो होता है आर्बिट्रेशन, कि हमें कोर्ट के झंझट में नहीं पड़ना है, जल्दी से किसी मैटर को सॉल्व कर लेना है, तो हम उसको कोर्ट के बाहर ऑफिशियल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो क्या बोला, अभी कोई मैटर है, आप क्या, आपके पास पावर है कि आप बिना किसी से पूछे कैसे भी करके वो मैटर को कहाँ पे लेके चले जाओ, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में, आर्बिट्रेशन में बोला नहीं, इम्प्लाइड पावर नहीं है। अगर हमने एक्सप्रेसली लिखा है कि हाँ आपके पास पावर है कि आप मैटर कोर्ट में ना ले जाके आउट ऑफ द कोर्ट ले जाओ, तब तो ठीक है। लिखा हुआ नहीं है ना तो इम्प्लाइड मत मान लेना कि आप किसी भी केस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मतलब आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हो, आप नहीं लेके जा सकते।
सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, ओपन बैंक अकाउंट ऑन फर्म्स बिहाफ इन हिज ओन नेम। काम फर्म का होगा, पैसे फर्म के आएंगे, पर बैंक अकाउंट पे नाम किसका होगा, खुद का। कोई सेंस है क्या? देखो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई पार्टनर को फर्म के लिए काम करना है तो फर्म के नाम से अकाउंट ओपन कराओ। खुद के नाम पे अकाउंट ओपन करवा रहा है वो भी फर्म का, तो वो तो चीज सही नहीं है ना फिर। नेक्स्ट बोला है कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विश एनी क्लेम बाय द फर्म। अब देखो इसका क्या मतलब है, मान लो अपनी फर्म थी एबीसी, एबीसी फर्म ने किसी को लोन दिया था 10 लाख रुपए का, किसी एक्स पर्सन को, तो अब एक्स फर्म के लिए कौन बन गया, डेटर बन गया ना। तो अभी एक्स को फर्म को लोन रीपे करना है। अब मान लो पार्टनर है ए नाम का पार्टनर, ए नाम का पार्टनर क्या बोलता है एक्स को, भाई मत पे कर लो, कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा लोन माफ करता हूँ। तो हम बोल रहे हैं भाई ए अकेला कौन होता है उसके लोन को माफ करने वाला। तो आप अगर फर्म को कोई भी बंदा पैसा दे रहा है, कोई भी क्लेम है जो फर्म को लेना है किसी से, क्या आप ऐसे बैठे बैठे उस क्लेम को माफ कर दोगे? क्या वो अपना राइट को त्याग दोगे? रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना, त्याग देना। तो क्या अभी ए ऐसे बिना किसी से पूछे एक्स को मना कर देगा, तो क्या बी और सी मान जाएंगे? क्या कोई नहीं मानेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये पावर, इतनी बड़ी पावर थोड़ी हम आपको ऐसे दे देंगे, ऐसे तो आप हर किसी का लोन माफ करते फिरोगे फिर। तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विश एनी क्लेम। नेक्स्ट बोला है विड्रॉ सूट ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के बिहाफ पे कोई केस वापस ले लिया आपने, मान लो अपनी फर्म का केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, आपने बिना बाकी पार्टनर से पूछे अपने आप ही केस विड्रॉ कर लिया। अरे ये कैसी बात है भाई, फर्म के बिहाफ पे केस चल रहा है तो आपके पास इतनी बड़ी पावर थोड़ी है इम्प्लाइड कि आप केस विड्रॉ कर लोगे, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है, एडमिट एनी लायबिलिटी इन द सूट अगेंस्ट द फर्म। मान लो कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में आपने जज के सामने जाके मान लिया कि हाँ भाई हम है ना इस बंदे को 10 करोड़ रुपए का पेमेंट कर देंगे। मतलब आप कोर्ट में जाके फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी ले रहे हो, फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी को एडमिट मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो आप फर्म के बिहाफ पे। आपने अकेले नहीं बोल दिया हाँ भाई हम 10 करोड़ रुपए इसको दे देंगे। अरे आप अकेले कौन होते हो, सारे पार्टनर से आपने पूछा ही नहीं। तो देखो ये सारे ना छोटे मोटे काम नहीं है, ये काफी बड़े बड़े काम है जो हम इम्प्लाइड किसी को पावर नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े कामों की अगर हमने किसी एक बंदे को पावर ऐसे ही दे दी तो बाकी सबको तो कितना लॉस हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, अक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के लिए आप कोई लैंड खरीद के ले आए, कोई बड़ी बिल्डिंग खरीद के ले आए, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे तो है नहीं ना, 10-20 रुपए के क्या पैसे ही ले आओगे। बिल्डिंग खरीद रहे हो, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ऑलरेडी इतनी हाई होती है, अगर आपको वो परचेज करना है तो इम्प्लाइड पावर अगेन आपके पास में नहीं होगी। और एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन फर्म्स बिहाफ, आपके खुद ही फर्म के नाम से किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली कि हम मिलकर काम करेंगे, हमारी फर्म और आपकी फर्म मिलकर काम करेंगे। तो भाई तुम अकेले कौन होते हो कि अपनी फर्म को किसी और पार्टनरशिप के साथ बाउंड कर रहे हो? तुम अपने फर्म के लोगों से तो पूछो, पार्टनर से तो पूछो कि क्या वो पार्टनर रेडी भी हैं वो काम करने के लिए, वो रेडी नहीं है, ठीक है। सो क्या बोला, आप खुद अकेले अपनी फर्म को किसी और के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं करवा सकते। तो ये सारी पावर इम्प्लाइड नहीं है, ये मत बोल देना कि ये तो इम्प्लाइड बात है ना, ये तो मैं कर ही सकता हूं ना, आप ऐसे ही ये सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन में जो भी आए हैं यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन? चलो ठीक है, अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। यानी आपको किस तरीके से काम करना होगा, क्या तरीका रहेगा कि आपकी एक्टिविटी से फर्म बाउंड हो रही है, यानी आपने काम किया तो वो माना जाएगा वो काम फर्म ने किया है और फर्म को आप लायबल बना रहे हो। तो क्या बोला है इसने,
act to be done on behalf of the firm shall be done in firm's name. अगर हम फर्म के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हैं, फर्म के बिहाफ पे गुड्स बेच रहे हैं, फर्म के बिहाफ पे लोन दे रहे हैं, फर्म के बिहाफ पे लोन ले रहे हैं, कुछ भी फर्म के लिए कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो नाम खुद का यूज नहीं करना है. नाम किसका यूज होगा? नाम ऑब्वियस सी बात है फर्म का ही यूज होगा. ठीक है. या एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग या इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म. या आप किसी भी तरीके से काम करो, आप सामने वाले को या तो बोल के बता दो या लिख के बता दो कि भाई ये काम मैं अपने खुद के नाम से नहीं कर रहा, ये काम कर तो मैं रहा हूं पर मैं फर्म का पार्टनर हूं, तो ये काम मैं फर्म के लिए कर रहा हूं और यहाँ पे लायबल मैं अकेला नहीं हूं, फर्म लायबल है. ठीक है. सो इस तरीके से. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट देखो क्या बोला है. इम्प्लाइड अथॉरिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस. कि आपको हमने इम्प्लाइड पावर्स दे दी कि भाई आप ये सारे काम कर लो, लेकिन जो भी हमने आपको इम्प्लाइड पावर दी है, ऑब्वियस ही बात है अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा पावर्स दे दोगे तो वो आपके सर पे नाचेगा बैठ के कि मेरे पास इतनी पावर है. तो हमेशा हर बंदे को लिमिट में पावर दो, ऐसे किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर पावर्स मत दे देना. तो क्या बोला यहाँ पर भी, किसी पार्टनर के पास जो इम्प्लाइड अथॉरिटी इम्प्लाइड पावर है, अच्छी बात है, बट सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शंस है. मतलब कुछ कुछ तो हम रोक लगाएंगे ना भाई आपके ऊपर, वरना तो आप हमारे सर पे बैठ के नाचोगे. तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो सारी एक्टिविटी फर्म के यूजुअल बिजनेस के साथ रिलेट करनी चाहिए. जो भी आप काम करो वो किससे कनेक्टेड हो, किससे रिलेट करे, फर्म के बिजनेस से रिलेट करना चाहिए. दैट इज मस्ट बी इन द स्कोप ऑफ पार्टनर्स अथॉरिटी एंड रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म. अगर आपकी फर्म का काम है, जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया था शूज बेचने का काम है, तो आप शूज एंड फुटवेयर के कंसर्न में काम करो. आप कोई अदरवाइज लोन वोन देने का काम कैसे कर रहे हो, अलग फाइनेंस का काम आप कैसे कर रहे हो, तो अदर काम में आपकी पावर नहीं है. आपके पास इम्प्लाइड पावर सिर्फ वही काम करने के लिए है जो बिजनेस फर्म का है. ठीक है. इसके बाद क्या बोला, एक्ट डन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. नॉर्मली जो बिजनेस में काम करते हैं, डे टू डे काम करते हैं, वही काम होना चाहिए. यानी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं होना चाहिए, बिजनेस से कनेक्टेड काम होना चाहिए. और तीसरा क्या बोला, एक्ट इज डन इन फर्म्स नेम इम्प्लाइंग द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म. ये सेम पॉइंट ऊपर भी आया था, जो भी काम करो वो फर्म के नाम पे काम करो और सामने वाली पार्टी को साफ साफ बोल दो कि मैं ये फर्म के बिहाफ पे कर रहा हूँ, फर्म बाउंड है, मैं अकेला बाउंड नहीं हूं, मैं मेरे पर्सनल नाम पे ये काम नहीं कर रहा, फर्म के लिए ही काम कर रहा हूं. ठीक है. देखो अब यहाँ पे क्या बोला, अगर पार्टनरशिप नॉर्मली जनरल कमर्शियल नेचर का है, गुड्स एंड सर्विस, प्रॉफिट, ये सारे नॉर्मल बेसिक बेसिक काम है. खुशी ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो रिकॉर्डेड देख लेना प्रॉपर बाद में. चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम बात करें तो अगर फर्म नॉर्मली कैसा काम कर रही है, कमर्शियल, यानी कि गुड्स है या सर्विस देना है, बदले में प्रॉफिट कमाना है, इस टाइप का बेसिक काम है, तो उस केस में देखो क्या बोला कि वो क्या क्या काम कर सकता है. सबसे पहली चीज, ही में प्लेज और सेल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. यानी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है प्लेज. प्लेज हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. क्या टॉपिक था वहां पे कि अगर आपने लोन लिया है बैंक से या किसी लेंडर से, आप अपनी प्रॉपर्टी को बदले में क्या कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो. करेक्ट. तो प्लेज आप करवा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी को बेच सकते हो. ठीक है. इसके बाद देखो क्या बोला है, बाय गुड्स, पार्टनरशिप के नाम पे आप गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हो. इसके बाद क्या बोला है, बोरो मनी, लोन वगैरह लेना, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, पे डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप. यानी कि लोन लेना, लोन लिया है तो लोन का रीपेमेंट भी तो करोगे, तो रीपेमेंट करना, वो सारी चीजें किसके अकाउंट पे, पार्टनरशिप के, मतलब पार्टनरशिप के नाम पे सब कुछ हो रहा है. अच्छा. इसके बाद क्या बोला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. देखो अब नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी सेल कर रहे हो, कोई भी परचेज कर रहे हो, तो या तो आप करोगे कैश पे, मतलब इमीडिएट पेमेंट कर लो, या फिर हम क्या करते हैं, चेक इशू कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, लाइक बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, तुमने पढ़ा होगा, अपने भी एक्ट आगे आएगी ये वाली. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, मतलब पेमेंट के कंसर्न में
आप इनमें से भी कोई अगर फर्म के नाम पे मेथड यूज करते हो तो वो ठीक है। तो क्या बोला, ड्रॉ, मेक, साइन, ट्रांसफर, एंडोर्स, ये सारी चीजें भी जो आप है फर्म के नाम पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये फर्म के नाम पे आप कर सकते हो बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। तो ये सारे उसकी पावर्स हो गए। अब देखो आगे, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि क्या हम पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे, और कब कब हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, बाय कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी आपको काम करना है ना पार्टनरशिप में, हर एक काम कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लिख लो राइटिंग में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से आप उसकी पावर को बढ़ा भी सकते हो, आप उसकी पावर्स को कम भी कर सकते हो। तो देखो क्या बोला, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन implied authority of a person shall be effective against third party। मान लो नॉर्मली आपके पास पहले कोई पावर थी, है ना, आगे जाके आपसे वो पावर छीन ली गई, मतलब आपकी पावर को लिमिट कर दिया गया, आपकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो एक बात बताओ, सामने वाले को सपने आ रहे हैं क्या कि भाई पहले इसके बंदे के पास में पावर है कि मुझे सामान बेच सकता है उधार पे, ऑन क्रेडिट ये मुझे सामान सेल कर सकता है, आगे जाके पता चला कि हमने उस पार्टनर की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने क्या बोला, भाई तू कोई भी सेल करेगा ना तो कैश पे ही सेल करना, क्रेडिट पे कोई सेल नहीं कर सकता तू, मतलब उधार पे कोई सामान मत बेचना, तेरे पास ये पावर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने किसको बोल दिया, इस टाइप से हमने बोल दिया पार्टनर को, यानी हमने पार्टनर की अथॉरिटी को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया ना, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो देखो इस केस में क्या बोला है, अगर कोई पार्टनर की अथॉरिटी पे आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले पार्टी को बताओ तो सही, बताओगे नहीं तो उसको सपने थोड़ी आएंगे। तो ये बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव यानी एप्लीकेबल तब से ही मानी जाएगी जब से सामने वाली पार्टी को पता हो, थर्ड पार्टी को पता हो कि भाई इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, ठीक है। एंड क्या बोला, थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं पता हो, थर्ड पार्टी नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, यानी कि थर्ड पार्टी को ये लगना चाहिए कि वो तो फर्म के नाम से डील कर रहा है, करेक्ट। तो क्या बोला यहाँ पे, जो भी अगर आप उसके पावर्स को बढ़ा रहे हो या उसके पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप थर्ड पार्टी को बता दो, थर्ड पार्टी को नहीं पता है ना तो वो रेस्ट्रिक्शन मानी नहीं जाएगी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को हमें सब कुछ बताना है। और एक और चीज है, अगर आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो वो कैसे पॉसिबल है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स बोल देंगे ना कि हाँ हम इसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या इसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तब तो आप कर सकते हो। तो ऑल पार्टनर की कंसेंट आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे होगी। एनी वन पार्टनर और मेजोरिटी पार्टनर कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट, अकेला कोई पार्टनर नहीं बोल सकता कि भाई इस पार्टनर की पावर को मैं बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, या मेजोरिटी भी नहीं बोल सकता। सिंपल कहना चाह रहा है कि मेजोरिटी से काम नहीं होगा, किसी पार्टनर की पावर को बढ़ाना है या कम करना है तो उसके लिए आपको ऑल कंसेंट चाहिए, मतलब ऑल पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, करेक्ट। यहां तक किस किस को डाउट है, क्लियर है क्या सबको यहां तक।
ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है, पार्टनर्स अथॉरिटी इन द केस ऑफ इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी होती है ना, मतलब सिचुएशन बहुत खराब है, इतना टाइम नहीं है कि आप 10 पार्टनर से पूछो, पहले सबकी कंसेंट लो। इमरजेंसी का मतलब ही यही है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप औरों से पूछो, उनकी कंसेंट ले पाओ, मीटिंग बुला पाओ, वो सब चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्या बोला है, अगर पार्टनर जो है वो किसी इमरजेंसी में आ जाता है तो वो सारे काम कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस डू इन हिज ओन केस एंड सच एक्ट्स बाइंड द फर्म। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अगर पार्टनर कोई भी इमरजेंसी डील कर रहा है, ठीक है, तो वो उस केस में वो सारे काम कर सकता है जो उसको लगता है कि फर्म को बचाएंगे। अभी अपन पहले ये बात कर चुके हैं, मान लो फर्म में आग लग गई, अब आग लग गई तो ऑब्वियसली बात है, आग बुझाने के लिए मेजर्स लोगे, ठीक है, तो आप बुलाओगे एक्सटिंग्विश करने वालों को, है ना, वो सब चीजें आप करोगे। या चोरी हो रही है तो चोर को रोकना है, या मतलब उस टाइम पे कोई एक्शन लेना है हमें, तो पुलिस को कांटेक्ट करोगे आप, या और भी कोई एक्शन लोगे, जो फुटेज वगैरह है कैमरा की वो आप चेक कराओगे, ठीक है, तो वो सारे काम आप करोगे। तो अगर कोई भी इमरजेंसी, या मान लो गवर्नमेंट वाले आ गए, है ना, इंस्पेक्शन करने के लिए कि आपके यहाँ पे तो कोई मतलब कंप्लेंट आई है, आप कोई क्राइम कर रहे हो, तो वो अगर उस टाइम पे आ गए और वो आपसे बुक्स वगैरह मांग रहे हैं कि भाई फॉर्म की बुक्स दिखाओ हमें, तो क्या आप उस केस में 10 पार्टनर को फोन करोगे पहले कि भाई बुक्स दे दूं क्या, तुम बता दो क्या करना है? ऑब्वियस ही बात है उस टाइम पे इमीडिएट एक्शन लोगे ना। फिर क्या बाकी सारे पार्टनर्स आपको चिल्ला सकते हैं क्या आके कि तूने हमसे कैसे नहीं पूछा, बिना पूछे कैसे काम कर दिया? भाई उस टाइम पे इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के टाइम पे इम्प्लाइड सी बात है आप वो हर काम करोगे जो फर्म को लॉस से बचाएगा, ठीक है, तो और वो हर काम माना जाएगा। बाकी पार्टनर ये नहीं बोल सकते हम तो नहीं मान रहे, आग लगी है ना, जो खर्चा आया है ना वो तू खुद भुगत, जो तूने आग बुझाने में खर्चा किया है ना वो सारा खर्चा हम नहीं बियर करेंगे, अपनी जेब से दे। या पुलिस वगैरह को बुलवाया तुमने, फुटेज चेक करवाई या जो भी है, उसका भी जो खर्चा आया वो तुम खुद बियर करो। क्यों भाई, उसने उस टाइम पे इमरजेंसी में काम करा है, पूरी फर्म को बचाया है, जब उसने पूरी फर्म को बचाया है तो आप अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते, हमसे तो पूछा ही नहीं था, तो तुम नेता हो क्या कहीं के? नॉर्मली तुम पूछ ही रहे ना, नॉर्मल सिचुएशन तो ये है ही नहीं, तो इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी के केस में भी तुम फालतू के ड्रामे करोगे तो फिर बैठे रहो। तो एक्ट ने क्या बोल दिया, इमरजेंसी है तो वो हर वो काम कर सकता है जो फर्म को लॉस से बचाएगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। देखो यहाँ पे क्या बोला, एडमिशन। अब एडमिशन का मतलब यहाँ पे किसी नए बंदे को एडमिट करने का वो बात नहीं हो रही, एडमिशन का मतलब है किसी चीज को एक्सेप्ट करना कि अच्छा ये काम है या ये चीज है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाली बात हो रही है। देखो क्या बोला, पार्टनर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप बिजनेस, हाउएवर admissions or representations made by partner not bind the firm if his authority on this point is limited and third party knows about this limitation, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए और बी, या तुम सुनो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, और इनकी जो फर्म है ना ये क्लॉथ बनाती है, मतलब अलग अलग टाइप के कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं, देन मैन्युफैक्चर करके ये लोग क्या करते हैं उसको सेल करते हैं, करेक्ट। अब मान लो कि एक कोई कस्टमर आया, एक कोई कस्टमर आया, ठीक है, अब ये कस्टमर आया उस टाइम पे बी शॉप पे नहीं था, उस टाइम पे ओनली ए शॉप पे था। अब ये जो कस्टमर आया इसने बोला कि भाई मेरे घर पे है ना कोई फंक्शन है, मेरे घर पे कोई फंक्शन है और मुझे एक पर्टिकुलर क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, मतलब उसने काफी अच्छी खासी क्वालिटी बता दी कि मुझे रेयन फैब्रिक चाहिए या सिल्क चाहिए या जो भी टाइप का फैब्रिक मुझे चाहिए, आप है ना उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक देना, ठीक है, ताकि वो कपड़ा उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। मान लो अभी बारिश वारिश आ रही है तो टेंट वगैरह भी लगाने हैं तो उसके लिए भी अच्छा सा कपड़ा दे दो। तो ऐसे करके उसने अलग अलग वेराइटी के उससे कपड़े लिए और क्या बोला, ए को देखो मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, आपके ऊपर ट्रस्ट करके मैं ले रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, बारिश के मौसम में। ए ने बोला हाँ
मैं ये क्लॉथ दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का क्लॉथ है, इसके लेने के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी टेंट के, ठीक है। तो कस्टमर ने ए से पूछा और ए ने एडमिट किया, ए ने बोला कि मैं तुम्हें जो कपड़ा दे रहा हूँ ना वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा है, तुम्हें कोई भी लॉस नहीं होगा, लिख के ले लो मेरे से। अब बी तो उस टाइम पे था नहीं, मान लो ए ने झूठ बोला था, या ए ने जो क्वालिटी का कपड़ा दिया था उसको तो लगा वो अच्छा है, पर वो एक्चुअली अच्छा नहीं निकला, ठीक है। अब वो कस्टमर ले गया, कस्टमर ने टेंट बनवा लिए, ठीक है। अब एक्चुअली वो एकदम घटिया क्वालिटी का कपड़ा है, थोड़ी सी तेज बारिश आई वो कपड़ा खराब हो गया और पानी लीक करने लग गया और उनका पूरा जो फंक्शन था वो खराब हो गया। अब वो कस्टमर पहुंच गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ए और बी दोनों लायबल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। उसका रीजन, ए ने क्या किया था, ए ने फर्म के बिहाफ पे किसी चीज को एडमिट किया कि हमारे पास जो ये कपड़ा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है और ये आपका लीकेज वगैरह से रोकेगा। अब यहाँ पे फर्म के बिहाफ पे वो कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एडमिट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो लायबिलिटी भी किसकी आएगी? फर्म की आएगी। लायबिलिटी भी वहां पर किसकी आएगी? फर्म की आएगी। बात समझ आई? तो यहाँ पर ए भी लायबल होगा और बी था नहीं उस टाइम पे, पर वो भी लायबल होगा। पर मान लो कि जो कस्टमर है उसको पता हो कि भाई ए के पास पावर नहीं है, ए जो है ना, ए उसको नॉलेज नहीं है, ए ने सिर्फ पैसा लगाया है और ए कपड़ा दिखाएगा जो आप मांगोगे वो, और आपको बेचेगा और आपसे कैश कलेक्ट करेगा। वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको कौन सा कपड़ा कैसा होता है उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये चीज सी को पता होती और ये पता होता कि ए किसी को भी सजेशन नहीं दे सकता, एडवाइस नहीं कर सकता कि तुम ये टाइप का कपड़ा ले जाओ। ए से आप जो कपड़ा मांगोगे वही वो आपको सेल करेगा। अगर ऐसा होता तो मतलब ए की पावर रेस्ट्रिक्टेड है, ए क्वालिटी पे ज्ञान नहीं देगा किसी को कि कैसी क्वालिटी है या किस टाइप का कपड़ा है, ए बस बेचेगा। तो अगर ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है फर्म ने और ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में कस्टमर को पता है कि भाई ए को नॉलेज नहीं है, फिर भी कस्टमर ए की बात पे ट्रस्ट करके वो कपड़ा लेकर गया और कोई लॉस हुआ, अब बी लायबल नहीं है क्योंकि ए के पास पावर ही नहीं थी। पहली बात तो ए को ज्ञान देना चाहिए नहीं था, और दूसरी बात कस्टमर को पता है कि ए के पास पावर नहीं है फिर भी वो उससे ज्ञान मांग रहा है, तो आपकी गलती है। फिर फर्म लायबल होगी क्या? फिर फर्म लायबल नहीं होगी, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस टॉपिक में समझा रहा है। अब देख लो क्या बोला, पार्टनर क्योंकि फर्म के एजेंट है, अगर वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कोई भी बात एडमिट करते हैं तो वो लायबल माने जाएंगे, लेकिन अगर उसकी अथॉरिटी को हमने लिमिट कर दिया और थर्ड पार्टी को पता है उस चीज के बारे में, तो फिर क्या वो लायबल होंगे? तब वो लायबल नहीं। क्या ये टॉपिक सबको एकदम क्लियर है? कोई डाउट इस टॉपिक में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है
कि फर्म में हमने पढ़ा है अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, ओके। अब कोई कस्टमर है या कोई मान लो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, या कोई भी पर्सन है जिसको कोई चीज इंटीमेट करनी है फर्म को, तो अब क्या वो पागल है कि जो वो बंदा 10 पार्टनर्स को अलग अलग नोटिस देगा? अगर हमें किसी को कोई भी चीज बतानी है तो हम किसी एक को बता सकते हैं ना। अब मान लो तुम लोग हो, तुम यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज इंटीमेट करना चाहते हो, तो जो पार्टनर है, जो ओनर है, क्या तुम वहां पे 10 के 10 लोगों को बताओगे क्या एक साथ, कि हर जगह पे एक एक को बता रहे हैं जाके? हम एक को बता देंगे, ठीक है। अब क्या तुम्हें कोई ये बोल सकता है कि तुमने सबको क्यों नहीं बताया, एक को क्यों बताया? हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक को बताते हैं, और हम क्या मानते हैं, हमने एक को बोल दिया तो बाकी सबको तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। तो अगर आपको कोई बात फर्म को बतानी है, तो आप अगर किसी एक्टिव पार्टनर को बता रहे हो तो वो क्या मान लिया जाएगा कि आपने बाकी सारे पार्टनर्स को भी बता दिया। तो नोटिस टू एक्टिव पार्टनर क्या माना जाएगा, नोटिस टू फर्म। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस मत दे देना। स्लीपिंग पार्टनर को आप नोटिस नहीं दोगे, क्योंकि पहली बात तो उसको जानता ही नहीं है, ठीक है। तो आप नोटिस यानी कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ किसको दोगे, एक्टिव पार्टनर को दोगे, और वो ये मान लिया जाएगा कि वो हमने सबको इंफॉर्मेशन दी है। देखो क्या बोला, नोटिस गिवन टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। जिसको आपने नॉर्मली देखा है कि यार पूरा काम यही संभाल रहा है, तो हम इसको ही बता देते हैं कोई चीज। मान लो आपने फर्म से कोई सामान लिया उधार पे, आपने बोला कि भाई मेरा उधार का मुझे पेमेंट है ना आज करना था, बट मेरे पास आज पैसा नहीं है, 10 दिन बाद मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें पेमेंट 10 डेज के बाद कर दूंगा। आपने बता दी एक पार्टनर को, क्या एक एक को बताओगे आप जाके कि पेमेंट 10 को करूंगा, 10 को करूंगा? क्यों बताना है भाई, एक को बता दिया ना। तो क्या बोला, जिसको आपको ये लगता है कि यार ये पार्टनर पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है, एक ही बंदे को आप बात बता सकते। तो क्या बोला यहाँ पे कि जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है ना उसको आप एक को बता दो ऑन फर्म रिलेटेड मैटर। लेकिन मैटर फर्म का ही होना चाहिए, कोई पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, अगर आपने एक को बता दिया तो हम क्या मान लेंगे, आपने पूरी फर्म को नोटिस दे दिया, तो ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म। बट ये फ्रॉड वगैरह के केस में वैलिड नहीं होगा, कि मान लो आप उस पार्टनर के साथ मिलकर कोई फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड के केस में ये वैलिड नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला है, नोटिस मस्ट बी एक्चुअल, मतलब आपने प्रॉपर वो चीज सामने वाले को बताई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस इशारा कर दिया या माइंड में बता दिया, एक्चुअल बोलकर नहीं है, प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। दूसरा, नोटिस आपको एक्टिव पार्टनर को देना है, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं देना। एंड तीसरा, नोटिस रिलेट करना चाहिए फर्म के बिजनेस के साथ। फर्म जो काम कर रही है फर्म के बिजनेस के कनेक्शन में ही नोटिस देना है, आलतू फालतू नोटिस नहीं देना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टी। अब देखो क्या बोला है, लाइबिलिटी हमें ये तो पता है पार्टनर्स की केस में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहेगी, और गलती एक की भी है तब भी बाकी सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे क्या, एब्सोल्युटली। एक की गलती के लिए भी बाकी सारे पार्टनर्स लाइबल माने जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। पार्टनर लाइबल होगा, ऑब्वियस ही बात है, फर्म में सारे पार्टनर्स हैं, एक की भी गलती है तो आप भी लायबल हो। तो पार्टनर ज्वाइंटली भी लायबल है सबके साथ मिलकर, और उसके ऊपर सेवरली का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल भी लायबल है वो, ठीक है। खुद की गलती है तब तो लायबल है ही, बाकी सबकी गलती है तो भी सबके साथ मिलकर लायबल है ही वो। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। अब कोई अगर एक पार्टनर गलत काम कर रहा है तो क्या उस अकेले के ऊपर लायबिलिटी आएगी या सबके ऊपर आएगी? हमने पढ़ा है ना सबके ऊपर ही आएगी। कंपनी होती, एलएलपी होती तो वहां पे तो लिमिटेड रहती है, गलती जिसकी उसके ऊपर आएगी, बाकी सबकी तो लिमिटेड रहेगी। बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब जिसकी गलती है उसकी तो आएगी आएगी और बाकी सब पे भी आएगी। तो अगर किसी एक अकेले पार्टनर ने कुछ गलती करी है तो बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल माने जाएंगे। तो फर्म लायबल इफ रॉन्गफुल एक्ट इज डन बाय द पार्टनर, जब वो फर्म के लिए काम कर रहा था अपनी अथॉरिटी के अंदर, और बाकी सारे पार्टनर्स ने उसको पावर भी दी थी वो काम करने की। अब वो कुछ गलत काम कर देता है तो ऑब्वियस बात है वो लायबल माना जाएगा, उसके साथ साथ बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल माने जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अब देखो क्या होता है, कभी कभी कोई बंदा आपको पैसे देता है,
और वो पैसे होते किसी और चीज के लिए हैं, आप उसको खर्च किसी और चीज में कर देते हो, ठीक है। तो वो वाली बात बोल रहा है मिस एप्लीकेशन, यानी कहाँ पे यूज करना चाहिए था वहां पे तो यूज किया नहीं आपने उसको, किसी और जगह पे ही आपने उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। तब देखो क्या बोला है, अगर पार्टनर अपनी पावर के अंदर काम कर रहा था और उसको कोई पेमेंट मिला एंड ही रिसीव्स मनी, या फिर ही रिसीव्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी। क्या बोला, अपनी पावर के अंदर काम कर रहा है वो और उसको किसी थर्ड पर्सन ने पैसा दिया या तो या कोई प्रॉपर्टी दी, ठीक है। और क्या बोला, उसने मिस अप्लाई कर दिया उस मनी को या उस प्रॉपर्टी को, जैसे यूज करना चाहिए था वैसे उस मनी को या उस प्रॉपर्टी को उस तरीके से यूज उसने नहीं किया। तो उस केस में क्या बोला है, फर्म लायबल मानी जाएगी इन दोनों केसेस, चाहे प्रॉपर्टी का उसने मिसयूज किया हो, कैश का मिसयूज किया हो। एक और चीज क्या बोला है, नो मैटर सच मनी केम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म और नॉट, भले ही मान लो फर्म के पास वो पैसा आया ही नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ठीक है। ए एक्टिव पार्टनर है, मतलब ए के पास सारा काम करने की पावर्स है। अब कोई एक कस्टमर है, ठीक है, उस कस्टमर ने क्या बोला कि भाई मुझे है ना गुड्स चाहिए, तो ए ने बोला अभी तो नहीं है, बनाने में टाइम लगेगा। तो कस्टमर ने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट कर देता हूँ 1,00,000 रुपए का, और तुम मुझे ये गुड्स बना के 10 दिन के अंदर अंदर सप्लाई कर दो। तो थर्ड पार्टी ने ए पार्टनर को क्या दिया, मनी दिया, क्यों, गुड्स बना के दे दे। ए जो था ना ए ने ये मनी अपने खर्चे में यूज कर लिया, गुड्स तो बनाए नहीं उससे, ए ने अपने खर्चे में ये पैसा यूज कर लिया। अब जब ए ने अपने खुद के पर्सनल खर्चे में यूज कर लिया, मतलब इसने फंड्स का क्या करा, मिस एप्लीकेशन, जहां पे यूज करना चाहिए था फंड्स को वहां पर यूज ना करके कहीं और ही लगा दिया। तो इस केस में बोला क्या सिर्फ ए लायबल होगा या पूरी फर्म लायबल होगी, पूरी फर्म लायबल होगी। मतलब अल्टीमेटली तुम देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये यही बोल रहा है, गलती एक की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब लायबल है। तो एक चीज पढ़ोगे तो मेरा लगेगा रिपीट ही हो रहा है, बार बार वही चीजें हो रही है कि अगर गलती एक ने भी की है तो भी फर्म लायबल मानी जाए। पार्टनर ने काम अपनी अथॉरिटी के अंडर किया, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए थी वो पैसा लेने के लिए, बिजनेस के कनेक्शन में लिया पैसा, बस ये 2-4 बातें याद कर लो, बाकी सेम 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 चल रहा है हर टॉपिक में, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि हमने इतनी सारी बातें करी कि फर्म लायबल होगी। फर्म लायबल कब होगी, जब पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, जो काम करने की हमने पावर दी है ना उसको, वो वही काम कर रहा है। बट जो काम करने की पावर ही नहीं है उसके पास, अगर वो काम कर लेता है फिर फर्म लायबल नहीं है, फिर वो अकेला लायबल है, ठीक है। मतलब जो काम करने की पावर थी, पावर के अंदर रहते रहते काम किया और लायबिलिटी आ गई तो सब लायबल होंगे। पावर ही नहीं आपके पास वो काम करने की, फिर भी आप वो काम करोगे, तो अगर बिना पावर के आप कोई काम करते हो तो फिर क्या सारी फर्म लायबल होगी, नहीं, तब लायबल नहीं। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर पार्टनर एक्ट्स आउटसाइड हिज अथॉरिटी, पार्टनर अपनी पावर के बाहर कोई काम करता है, तो उस केस में क्या बोला, उसने जो भी पैसा लिया है वो नहीं माना जाएगा रिसिप्ट ऑफ द फर्म, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि उसने वो पैसा फर्म के नाम पे लिया, क्योंकि उस पावर ही नहीं है ना उसके पास। जब पावर ही नहीं है तो मतलब उसने अपने खुद के नाम पे पैसा लिया है। एंड अदर पार्टनर्स विल नॉट बी लायबल, बाकी सारे पार्टनर लायबल माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, अनलेस मनी रिसीव्ड कम्स टू देयर पोजेशन, जब तक उनके पास पैसा नहीं आ जाता। मान लो उसने वो पैसा लेके उन सबको दे दिया और उन सबने मजा कर लिए, ऐश कर लिए, खर्च कर लिया, अब तो सबने फिर ऐश करा है, तब सब लायबल हो। पर अगर वो पार्टनर के पास खुद के पास पैसा आया और वो खुद उसको यूज कर लेता है, बाकी सारे पार्टनर्स को बताता भी नहीं है और वो काम उसकी पावर में था भी नहीं, तब क्या बाकी सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, तब बाकी सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सी चीज है, क्या बोलना चाह रहा है, जो भी काम पार्टनर कर रहा है, पहली बात तो बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए।
दूसरी बात, वो पावर के अंदर होना चाहिए, दैट एक्ट शुड बी विद इन पार्टनर्स अथॉरिटी। अगर वो अपनी अथॉरिटी के अंडर काम करता है तब तक अकेला भी कुछ गलत काम करे बाकी सब भी लायबल होंगे। पर अगर वो अपनी पावर के बियॉन्ड काम करता है, मतलब सारे पार्टनर्स ने मिलके, फर्म ने उसको कोई पावर ही नहीं दी है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, बात खत्म, फिर भी वो काम करता है, फिर सब लायबल नहीं होंगे, फिर वो अकेला लायबल होगा। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। चलो, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये नोट्स कॉपी में नोट कर लेना, ये मत सोच लेना कि इसमें से पढ़ लेंगे। तुम कॉपी में तो पढ़ते नहीं हो, ये एक्स्ट्रा और पढ़ लोगे। तो कॉपी में सब नोट कर लेना, जब भी ऑफलाइन आओगे कॉपी चेक होगी सबकी। चलो नेक्स्ट टॉपिक से कल ही करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। आज के लिए इतना ही करेंगे, यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है सब लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। डाउट वगैरह आते हैं तो कल एक बार पूछ लेना। चलो, थैंक यू एवरीवन।